चैप्टर 11 तमाचा। न्यूजीलैंड में सुबह सुबह कड़कड़ाती ठंड पड़ रही थी। अपने हाथों को आपस में रगड़ते हुए हर्षद बड़ी तेजी से एक गलियारे को पार कर रहा था। ये गलियारा न्यूजीलैंड के एक 7 स्टार होटल का हिस्सा था। हर्षद ने एक दरवाजे के बाहर साड़े होकर पहले अपने हाथों पर फूंक मारी, फिर एक लंबी गहरी सांस ली और अपनी टाई खींचकर ठीक की। फिर उस दरवाजे के बगल में लगी डोर बेल बजा दी। डोर बेल बजने के 2 मिनट बाद दरवाजा खुला और सामने देखकर हर्षद के दांत बज उठे। हे भगवान, इन्हें ठंड लगती है कि नहीं? इतनी जबरदस्त ठंड में थे 2 जोड़ी कपड़ों में घूम रहे हैं। हर्षद ने मन ही मन कहा, क्योंकि उसके सामने रुद्र खड़ा था और उससे ऐसा कुछ भी कहने की गलती वो कभी नहीं करने वाला था। रुद्र इस वक्त एक्सरसाइज कर रहा था। डोर बेल की आवाज सुनकर वो ऐसे ही चला आया था। कुछ बोलोगे? हर्षद को अपनी ओर घूरते देख रुद्र ने उसे टोककर कहा। रुद्र की बात सुन हर्षद ने हड़बड़ाते हुए कहा, सर मैं ये कहने आया था कि आज शाम सिंघानिया ग्रुप ऑफ कंपनीज एफ न्यूजीलैंड ब्रांच ने आपके लिए एक सक्सेस पार्टी रखी है और उससे पहले आपको एक अवार्ड फंक्शन भी अटेंड करना होगा। हमारी न्यूजीलैंड ब्रांच की चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर अर्चना मेघवाल और मैं आपको यहाँ से रिसीव करेंगे। रुद्र ने बड़े ध्यान से हर्षद की बात सुनी पर कुछ कहा नहीं। हर्षद को एहसास हुआ कि सबसे जरूरी चीज तो वो कहना ही भूल गया। सर, जैसा आप चाहते थे, वॉटसन्स ग्रुप ऑफ कंपनी दी सीईओ एंड्रू वॉटसन उस अवार्ड फंक्शन में आने वाले हैं और हम इस खबर को जरूरत से ज्यादा हाईलाइट भी करवाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसा आप चाहते थे। दोपहर 2 बजे तक में अवार्ड फंक्शन खत्म हो जाएगा। उसके तुरंत बाद सक्सेस पार्टी होगी, वो भी उसी होटल में, जो 10 बजे तक हमें यहाँ से निकलना है। हर्षद फिर एक सांस में सब कुछ बोल गया। उसकी बात सुनकर रुद्र ने अपनी फिटनेस वॉच में टाइम देखा। ठीक है, तुम आधे घंटे बाद आना। रुद्र ने काटने के बाद हर्षद की तरफ देखा। वो इंतजार कर रहा था कि हर्षद जाए तो वो दरवाजा बंद करे, लेकिन हर्षद फिर से ना जाने कहां खो गया था कि वो अब भी वहां खड़ा रुद्र को देख रहा था। माय गॉड, क्या बॉडी है! अगर इस हुलिये में मीनाक्षी इनको देखती तो अगले 1 घंटे तक इनके गुण गाती रहती। हर्षद अपने ख्यालों में खोया था कि तभी रुद्र ने उसके सामने चुटकी बजाई। हर्षद फिर हड़बड़ाते हुए अपने ख्यालों से बाहर आया। मैं समझ गया सर, मैं आधे घंटे बाद मिस मेघवाल के साथ यहाँ आता हूँ। ये कहकर हर्षद तेजी से वहां से निकल गया। रुद्र ने उसे जाते देख अपना सिर झटक दिया और दरवाजा बंद कर लिया। इंडिया, गुजरात। दूसरी तरफ अनामिका की न्यूजीलैंड जाने की तैयारी हो चुकी थी और वो एयरपोर्ट के लिए निकल चुकी थी। तुमने कल ढंग से पैकिंग तो की भी ना? जागृति ने कार ड्राइव करते हुए कहा। अरे बाबा, कितनी बार पूछोगी, मैंने सब रख लिया है। फिक्र मत करो और तुम ऐसे परेशान हो रही हो जैसे मैं पहली बार कहीं जा रही हूँ, अनामिका ने हंसते हुए कहा। जागृति उसे छोड़ने एयरपोर्ट जा रही थी। उन लोगों ने चिहान को पहले ही स्कूल ड्रॉप कर दिया था। अनामिका के जाने के बारे में सुनकर विहान मायूस जरूर हुआ था, लेकिन उसने कोई रोना धोना नहीं किया। एयरपोर्ट पहुंचते ही जागृति ने अनामिका से कहा, सुनी, कहाँ पहुंचते ही कॉल करना और मुझे बाद से उसका नंबर सेंड करना जो तुम्हारा फ्रेंड तुम्हें वहां रिसीव करने वाला है। ठीक है, अनामिका ने कहा और अपना लैंग्वेज लेकर अंदर चली गई। जागृति शूटिंग के लिए लेट हो रही थी, इसलिए वो भी अनामिका को बाय कहकर चली गई। न्यूजीलैंड। मैम, आप कौन सी ड्रेस पहनना चाहती हैं? हमें आपका मेकअप उसी लुक के हिसाब से करना होगा। एक खूबसूरत लड़की अपने हाथों में कुछ वेस्टर्न ड्रेसेस लिए खड़ी थी। वो लड़की न्यूजीलैंड की एक मशहूर फैशन स्टाइलिस्ट थी। उसकी टीम की कुछ लड़कियां एक बड़े ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी एक लड़की का मेकअप कर रही थी। फैशन स्टाइलिस्ट आप हैं या मैं? मैंने आपको इतनी हाई फीस देकर बुलाया है, तो ये आपका काम है कि आप ध्यान दें कि मैं पार्टी में सबसे खूबसूरत लगूं। चेहरे पर फेस मास्क लगाए उस लड़की ने कहा। उसका जवाब सुनकर वहां खड़ी फैशन स्टाइलिस्ट के साथ साथ बाकी लड़कियों के भी मुंह बन गए। मिस मेघवाल, आप में ड्रेस पहनने वाली हैं और मेरी टीम इस ड्रेस के साथ आपका सबसे बेस्ट मेकअप करेगी। फैशन स्टाइलिस्ट ने एक हॉट एंड रिवीलिंग ड्रेस दिखाते हुए कहा, लेकिन उस लड़की ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। ये लड़की कोई और नहीं, अर्चना मेघवाल थी। सिंघानिया ग्रुप ऑफ कंपनीज इफ न्यूजीलैंड बाद की चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर अर्चना को 5 साल हो चुके थे इस कंपनी में काम करते हुए। यो यहीं जन्मी और पली बड़ी थी और अपनी फैमिली के साथ यहीं रहती थी। अर्चना रुद्र को बेहद पसंद करती थी। रुद्र की उससे अब तक कई मुलाकातें हो चुकी थी, लेकिन सबकी सब काम के सिलसिले में ही हुई थी। रुद्र जब भी न्यूजीलैंड आता, अर्चना मधुमक्खी की तरह उसके पीछे लगी रहती। रुद्र जब तक न्यूजीलैंड में रहता, वो पूरी कोशिश करती कि कोई भी फीमेल ऑफिस एम्प्लॉय उसके आसपास भी ना भटके।
अर्चना को अपनी पहचान, अपनी पोजीशन और अपनी खूबसूरती का हद से ज्यादा घमंड था। उसका फिलहाल एक ही मकसद या रुद्र को अपने प्यार में पड़ने पर मजबूर करना। हालांकि उसे ना तो अभी तक ढंग का एक मौका मिल पाया था और ना ही रुद्र कभी उसकी तरफ ध्यान देता था। मेकअप पूरा होने के बाद अर्चना खुद को मिरर में देख रही थी। उसके पीछे खड़ी फैशन स्टाइलिस्ट और उसकी टीम इंतजार कर रही थी कि कब अर्चना कहेगी कि उन्होंने अच्छा काम किया है। खुद को अच्छे से सूर लेने के बाद अर्चना ने कहा, अगर रुद्र ने मेरी तरफा एक बार भी देख लिया तो मैं आपको डबल पे करूंगी। अर्चना अपनी असिस्टेंट के साथ बड़ों से रुद्र की रिसीव करने के लिए निकल गई थी। कुछ देर बाद वो उस होटल पहुंच गई जहां अवार्ड फेयर ऑन होने वाला था। रुद्र उसी आलीशान 7 स्टार होटल में ठहरा था। अर्चना ने सबसे पहले हर्षद को कॉल करके बुलाया। हर्षद अर्चना से पहले भी कई बार मिल चुका था, लेकिन आज अर्चना को देखकर वो हैरान रह गया था। वो खूबसूरत थी पर आज रोज से बहुत अलग लग रही थी। हर्षद का खुला मुंह देखकर अर्चना ने मन ही मन कहा, अगर इसका पे हाल है सो शायद आज रुद्र मुझे एक बार जरूर देखेगा। हर्षद, तुम सर के साथ आने वाले ही, मैं निकलती हूँ वहीं की तैयारी देखने के लिए। सामने से आती मीनाक्षी ने हर्षद से कहा। पिछली 2 जीन बार की तरह इस बार भी मीनाक्षी रुद्र के साथ आई थी और काम में बहुत बिजी रहती थी। जब मीनाक्षी की नजर भी अर्चना पर गई तो उसका भी वही हाल था जो हर्षद का था। मीनाक्षी का रिएक्शन देखकर तो अर्चना को विश्वास हो गया था कि वो रुद्र को अपनी तरफ देखने पर मजबूर कर ही देगी। मीनाक्षी वहां से जा चुकी थी और हर्ष और अर्चना इस वक्त रुद्र के कमरे के बाहर खड़े डोरबेल बजाने ही वाले थे कि तभी कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। सामने रुद्र ब्लू ट्राउजर और ब्लू सूट में बाहर आया। उसके आते ही सब कुछ जैसे फीका पड़ गया। लेट्स गो गाइज, आई एम रेडी कहते हुए रुद्र उन लोगों से आगे निकल गया। वे दोनों उसके पीछे चल पड़े। रुद्र में एक बार भी अर्चना की तरफ देखा तक नहीं। अर्चना को इस वक्त बहुत बेइज्जती सी महसूस हो रही थी। वो जिसके लिए तैयार होकर आई थी वो उसकी तरफ देख तक नहीं रहा था। अर्चना अपने हाथ में पकड़े बोके को देख मुस्कुराते हुए रुद्र के बगल में चलते हुए बोली, हेलो सर, मैं सिंघानिया ग्रुप ऑफ कंपनीज डिड चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर अर्चना मेघवाल हूँ। हम और आप पहले भी कई बार मिल चुके हैं सर। कहते हुए अर्चना ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ बोके रुद्र की तरफ बढ़ाया। रुद्र ने एक नपार हर्षद को देखा और अर्चना से बोके लेकर तुरंत ही हर्षद को पकड़ा दिया। फिर अर्चना की तरफ देखे बिना ही कहा, थैंक यू मिस मेघवाल। ये कहकर रुद्र सीधा लिफ्ट में चला गया। हर्षद भी उसके पीछे था। अर्चना की एक बार और बुरी तरह इन्सल्ट हुई थी। हर्षद अर्चना की हालत पर मन ही मन हंस रहा था कि तभी वहां एक और चीज हो गई। अर्चना जैसे ही लिफ्ट में आई रुद्र ने अपनी आंखों पर गॉगल्स लगा लिए। अर्चना मन ही मन गुस्से में उफनती हुई पीछे जाकर खड़ी हो गई। वो तीनों कुछ देर बाद ही एक बड़े से मंच के सामने थे। उस बड़े से हॉल में काफी लोग थे। बिजनेस वार्ता की साबरों को इकट्ठा करने वाले मीडिया रिपोर्टर्स भी वहां आए थे। वहीं अभी किसी की स्पीच चल रही थी। रुद्र इस वक्त सबसे आगे की रो में बैठा था। उसके पीछे की रो में एक सोफे पर हर्ष था और दूसरे पर मीनाक्षी आकर बैठने ही वाली थी कि तभी अर्चना ने उस सोफे पर बैठते हुए कहा, आप प्लीज कहीं और बैठ जाइए। ये सुनकर मीनाक्षी ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि एक लड़की होने के नाते अर्चना क्या करने की कोशिश कर रही थी वो बहुत अच्छे से समा गई थी। रुद्र वहां आए बाकी लोगों से मिल रहा था। एंड्रू वॉटसन साथ रुद्र की कंपनी ने काफी साल पहले एक कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया था। वहीं अनामिका दोपहर के 1 बजे न्यूजीलैंड पहुंच गई। एयरपोर्ट के बाहर उसका एक फ्रेंड उसका इंतजार कर रहा था। जब अनामिका यहाँ रहती थी तब उसकी कई लोगों से दोस्ती हुई थी। निक्स भी उनमें से एक था जो आज उसे लेने आया था। निक्स ने एक बार अनामिका को कहा भी था कि वो उसे पसंद करता है, पर अनामिका ने उसे साफ साफ मना कर दिया था। निक्स को उस वक्त काफी बुरा लगा था, पर बाद में उसने खुद अनामिका को सब भूलकर एक दोस्त की तरह रहने के लिए कहा था, जिसके बाद उन दोनों के बीच चीजें ऑकवर्ड ना हो। अनामिका ये बात मानो भूल ही गई थी। दोनों में से किसी में इस बारे में दोबारा बात नहीं की। इस वक्त वो दोनों एक बड़ी सी बिल्डिंग वॉटसन्स ग्रुप ऑफ कंपनी के ऑफिस के अंदर थे। अनामिका वहां के स्टाफ से बात कर रही थी। वो लोग अनामिका का रेजिग्नेशन लेटर लेने से इनकार कर रहे थे। उनके मुताबिक अनामिका के रेजिग्नेशन लेटर पर एंड्रू वॉटसन के सिग्नेचर होने चाहिए। अनामिका ने उन्हें काफी समझने की कोशिश की कि उसके पास इतना वक्त नहीं है। अगले ही दिन उसकी फ्लाइट है, लेकिन कंपनी की पॉलिसी और कर्ज बताकर उन्होंने अनामिका को वापस भेज दिया। अनामिका के पास एक ही रास्ता था कि वो एंड्रू वॉटसन के पास जाकर खुद उसके सिग्नेचर से कराए, लेकिन उसे तो ये भी नहीं पता था कि वो कहाँ मिलेगा।
कंपनी के एम्प्लॉइज ने उसे और कोई भी जानकारी देने से साफ मना कर दिया था। एक एम्प्लॉय ने उसकी मदद करने का सोचकर चुपचाप उसे उस जगह का एड्रेस दे दिया जहां एंड्रू वॉटसन मिल सकता था। अनामिका ने इसके बाद कुछ पूछा नहीं और निक्स के साथ सीधे उस एड्रेस के लिए निकल गई। अनामिका को कोई अंदाजा नहीं था कि जिस होटल में वो एक साइट के लिए जा रही है वहां क्या होने वाला है। गुजरात, चंदेल हाउस। मॉम, जैसा आपने कहा था मैंने निशांत को वो कह दिया, लेकिन अब मुझे डर लग रहा है कहीं कोई बड़ी बात ना हो जाए, अपराजिता ने अपनी मॉम से कहा। वो दोनों अभी अपने कमरे के बाहर खड़े नीचे हॉल में बैठकर चाय पीते मिस्टर चंदेल को देख रही थी। तुम क्यों डर रही हो? डरना तो इन बाप बेटी को चाहिए हमसे। उस लड़की की हिम्मत एक बार फिर से बढ़ने लगी है। इस बार ना तो उसका बाप ही उसका साथ दे पाएगा, न ही निशांत कुछ कर पाएगा। अपराजिता ने अपनी मॉम को कैफे में अनामिका के आने से लेकर निशांत के साथ हुई उसकी बहस के बारे में बताया था। उसने थोड़ा घबराते हुए कहा, मॉम आप क्या करने वाली हो? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा ड्रामा। मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ जो भी होगा उससे तुम अपने दिल पर नहीं लोगी, क्योंकि मैं जो भी कर रही हूँ तुम्हारे लिए कर रही हूँ। मानसी ने कहा। वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन मॉम आप करने क्या वाली है? अपराजिता ने मानसी का हाथ पकड़ते हुए पूछा। मानसी ने नीचे देखा जहां निशांत आ चुका था और मिस्टर चंदेल के साथ बात कर रहा था। बस देखती जाओ, तुम्हें थोड़ा रोने की एक्टिंग करनी होगी, बाकी मैं संभाल लूंगी। नीचे निशांत मिस्टर चंदेल से बात कर रहा था जब उन दोनों को मानसी की आवाज सुनाई दी। आओ मेरे साथ, मैं आज में नकाब उतार कर ही यूंगी। मानवरी अपराजिता का हाथ पकड़े उससे खींचती हुई अपने साथ ला रही थी। उन्हें देखकर निशांत अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उन दोनों में से किसी की समझ नहीं आ रहा था कि वहां क्या हो रहा है। अपराजिता ने निशांत को ये कहकर बुलाया था कि उसके मॉम डैड ने उसे एक जरूरी बात करने के लिए बुलाया है। निशांत का ना तो मन था अपराजिता की बात पर भरोसा करने का, ना आने की इच्छा, लेकिन वो बस मिस्टर चंदेल की वजह से यहाँ आया था। मानसी, हुआ क्या और तुम अपराजिता को इस तरह क्यों ला रही हो? मिस्टर चंदेल ने उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़कर कहा, तो मानसी ने उन्हें उंगली दिखाते हुए कहा, आप तो बीच में बोलिए ही मत। ये सब आपकी गलतियों का ही नतीजा है कि आपकी बेटी अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए यहाँ से भाग गई और अब आई तो एक निशानी लेकर। लेकिन क्या आप जानते हैं, जाते जाते उसने हमारी अपराजिता की जिंदगी भी बर्बाद कर दी है। निशांत ने जब मानसी के मुंह से अनामिका के लिए उल्टी सीधी बातें सुनी तो उसका खून खौलने लगा। मिस्टर चंदेल ने मानसी को गुस्से से घूरते हुए कहा, ये तुम क्या कह रही हो? बोलने से पहले सोचा तो करो। मैंने अगर सही वक्त पर सोच लिया होता तो आज ये तमाशा ना होने देती, मानसी ने निशांत के सामने जाकर कहा। निशांत की भौहें सिकुड़ गई थी मानसी की बात सुनकर। ये तुम क्या कह रही हो? मिस्टर चंदेल ने हैरानी से पूछा। निशांत कुछ कहने ही वाला था, लेकिन उससे पहले मिस्टर चंदेल बोल पड़े। मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। इस लड़के ने 5 साल पहले हमारी अपराजिता के साथ जबरदस्ती की थी और वो राज ना खुल जाए, इसलिए अब तक ये अपराजिता के साथ प्यार में होने का नाटक करता रहा। अब मुझे समझ आया कि ये सगाई का नाम सुनकर बिदक क्यों जाता है। मानसी की बात सुनकर निशांत का गुस्सा बढ़ चुका था। उसने अपनी जलती आंखों से अपराजिता को देखा जो मासूमियत का ढोंग कर रही थी। निशांत अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पा रहा था। यो तेजी से अपराजिता की तरफ बढ़ा और उसकी बाह पकड़कर गुस्से में दांत पीसता हुआ बोला, क्या कहा है तुमने इनसे? अब क्या करने की कोशिश कर रही हो तुम? निशांत अभी अपराजिता से ये सब कह ही रहा था कि तभी मानसी उसके सामने आ गई और उसने अपराजिता का हाथ निशांत के हाथ से छुड़वा लिया। निशांत, अपराजिता और मिस्टर चंदेल कुछ समझ पाते कि तभी मानसी ने एक जोरदार तमाचा निशांत के गाल पर रख दिया। चैप्टर 12, रुद्र की पार्टी में अनामिका की इंसल्ट। मानसी ने निशांत के गाल पर धप्पड़ जड़ते हुए कहा, मेरी बेटी को धमकाने की गलती मत करना। इस वक्त अपराजिता, मिस्टर चंदेल और निशांत तीनों के तीनों हैरान थे। उस थप्पड़ की झंझनाहट निशांत को अपने पूरे बदन में महसूस हो रही थी। तमाचे का दर्द उसे अपने गाल के साथ साथ अपनी आत्मा में भी महसूस हो रहा था। निशांत कुछ सेकंड के लिए जम सो गया था। इस वक्त उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। मॉम, ये क्या किया आपने? अपराजिता ने हैरानी और डर से अपने मुंह पर हाथ रख लिया। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये क्या किया तुमने? मिस्टर चंदेल ने गुस्से में मानसी से कहा। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। क्या गलत किया मैंने? जो किया एकदम सही किया। मेरी बेटी की जिंदगी और इज्जत से खिलवाड़ करने वाले को थप्पड़ तो पड़ना ही चाहिए था। मानसी ने एक ड्रामा क्रिएट करना चाहा था ताकि सबको ये पता चल सके कि निशांत और अपराजिता किस हद तक करीब आ चुके हैं।
जिसके बाद निशांत चाहकर भी शादी करने से मना नहीं कर सकता था, लेकिन अब मानसी को एहसास हो रहा था कि उससे कुछ गलत हो गया है। मुझ पर हाथ उठाकर आपने अच्छा नहीं किया, निशांत ने अपनी गुस्से से आग उगलती आंखों से मानसी को देखते हुए कहा। निशांत को इतने गुस्से में देखकर मानसी की हालत अब खराब होने लगी थी। निशांत अब अपराजिता की तरफ घुमा और गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, तो ये कहानी सुनाई है तुमने सबको। तुम्हारी बेवकूफी से एक बार फिर मुझे बेइज्जत होना पड़ा है। बोलते बोलते निशांत के कदम अपराजिता की तरफ बढ़ने लगे। अपराजिता निशांत को आज पहली बार इतने गुस्से में देख रही थी। वो डर से एक एक कदम पीछे होने लगी। हकीकत क्या है ये तुम खुद बताओगी या वो भी मैं बताऊं? निशांत का तमतमाता चेहरा देखकर मानसी अंदर तक सिहर गई थी। उसने तो सोचा भी नहीं था कि आगे ऐसा कुछ होगा। निशांत अब मिस्टर चंदेल की तरफ घुमा। अंकल मैं आपकी सच्चाई बताता हूँ, मुझे आपसे ये सब कहते हुए अच्छा तो जरा भी नहीं लग रहा, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये बात मुझे एक दिन इस तरह कहनी पड़ेगी। आपकी बेटी अपराजिता ने 5 साल पहले मुझे। निशांत सब कुछ बस कहने ही वाला था कि तभी अपराजिता ने उसका हाथ पकड़ लिया। निशांत ने मुड़कर देखा तो अपराजिता घुटनों के बल उसका हाथ पकड़े बैठी नामे सिर हिला रही थी। निशांत ने अपना हाथ झटक कर उससे छुड़ाना चाहा तो अपराजिता ने और कसकर उसका हाथ पकड़ लिया। मॉम की तरफ से मैं सॉरी बोलती हैं, प्लीज मेरे डैड से ये सब मत कही प्लीज। निशांत का दिल कर रहा था कि वो सब कुछ बता दे, ताकि जितनी चालाकी दिखाकर अपराजिता उसको सबकी नजरों में गिराने की कोशिश रही है, उसका असली चेहरा सबके सामने आ जाए। लेकिन निशांत अपराजिता की तरह इतना नीचे नहीं गिरना चाहता था कि एक बाप से उसी की बेटी की शर्मनाक करतूतों को बताए। निशांत ने एक नजर अपराजिता को देखा और फिर मानसी की, जिसके चेहरे पर इस बात का डर तो था कि अब कुछ गलत हो सकता है, लेकिन इस बात का जरा भी अफसोस नहीं था कि उन्होंने गलत किया है। निशांत ने एक झटके से अपना हाथ हटाया और वहां से चला गया। मिस्टर चंदेल उसे तब तक देखते रहे जब तक वो चंदेल हाउस से चल नहीं गया। उसके जाने के बाद उन्होंने एक नजर अपराजिता को देखा, फिर मानसी को। ये जानते थे कि उन दोनों से कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो अपने कमरे में चले गए। न्यूजीलैंड, व्हाट ए ग्रेट स्पीच मिस्टर वॉटसन, यू आर अमेजिंग, रुद्र ने एंड्रू वॉटसन से कहा, जो अभी अभी स्टेज से स्पीच के नाम पर उसके कसीदे पढ़कर उतरे थे। रुद्र बिजनेस वर्ल्ड का वो पक्का खिलाड़ी था जिसे बहुत अच्छे से पता था कि किसकी कमजोर नकल कहाँ है और उसे कब दबाना है। एंड्रू वॉटसन का बेटा एक जानामाना न्यूज रिपोर्टर था, जिसका अक्सर बिजनेस वर्ल्ड का कोई ना कोई चेहरा शिकार होता था। पिछले कुछ सालों से वो रुद्र की कंपनी के पीछे हाथ धोकर पड़ा था। अभी तक रुद्र की कंपनी के खिलाफ कोई खास जानकारी उसके हाथ नहीं लगी थी, लेकिन उसके किसी सोर्स के मुताबिक रुद्र की कंपनी न्यूजीलैंड में कोई गलत काम कर रही थी। रुद्र की कंपनी का नाम उसने कई बार उछालने की कोशिश की, लेकिन रुद्र की पहुंच और पावर ने उसकी कोशिशों पर पूरी तरह पानी फेर दिया था। रुद्र ने उसके बाप एंड्रू वॉटसन की अपने ही अवार्ड फंक्शन में बुलाकर उसे एक मुसीबत में डाल दिया था। स्पीच खत्म होने के बाद पार्टी शुरू होनी थी। एंड्रू वॉटसन का उस पार्टी में जाना एक बहुत बड़ी बात होने वाली थी। मीडिया वाले लगातार रुद्र और एंड्रू वॉटसन पर नजर बनाए हुए थे। थैंक यू मिस्टर सिंघानिया, इट्स गुड टू सी यू अगेन, एंड्रू वॉटसन ने कहा तो रुद्र भी उसे देखकर मुस्कुरा दिया। उसकी जीत से भरी मुस्कान बता रही थी कि उसे हारना नहीं आता। मिस्टर वॉटसन अपनी बात कहने के बाद सीधा उस ओर चल दिए जिस ओर पार्टी स्टार्ट होने वाली थी। रुद्र हर्षद के साथ उस पार्टी में पहुंचा जी सक्सेस पार्टी के नाम पर बस दिखावा कर रही थी। ये पार्टी, वो अवार्ड फकमान सब रुद्र का खेल था, उस रिपोर्टर को लंबे समय तक बांध रखने का। दूसरी तरफ जसी होटल के बाहर खड़ी अनामिका कब से कोशिश कर रही थी अंदर जाने की, लेकिन वहां का स्टाफ उसे अंदर जाने नहीं दे रहा था। उसे अब तक ये तो पता चल चुका था कि जिसको वो ढूंढ रही है वो अभी थोड़ी देर पहले ही उस ओर गए हैं, लेकिन अनामिका की ये नहीं पता था कि वहां एक पार्टी चल रही है। दिन का वक्त था, इसलिए उसे में खपाल आया भी नहीं। देखिए हमें जाने दीजिए, हमें एंड्रू वॉटसन से एक जरूरी काम है, अनामिका ने यहाँ के स्टाफ से कहा। लेकिन स्टाफ उसे बार बार एक ही बात कहे जा रहा था, आप उनसे अभी नहीं मिल सकती। अनामिका के साथ आए निक्स को एक आइडिया आया। उसने स्टाफ मेंबर को जाकर कहा, ये लड़की प्रेस से है, अगर आपने इसे रोका जो आपके होटल का ये नाम वो अपनी न्यूज हेडलाइन में लिख देगी। मीडिया का नाम सुनते ही होटल स्टाफ ने अनामिका को जाने दिया, पर निक्स को वहीं रोक लिया गया था। अनासिका जब अंदर पहुंची तो वहां का नजारा देखकर वो दंग रह गई। वहां एक हाई क्लास पार्टी चल रही थी।
अनामिका ने एक बार के लिए वापस जाने का सोचा। उसे लगा कि वो गलत वक्त पर आ गई है, लेकिन उसके पास सिर्फ 2 दिन का टाइम था। कल शाम उसे वापस इंडिया जाना था। वो अब यहाँ तक आकर वापस नहीं जाना चाहती थी। उसने सोचा कि वो एंड्रू वॉटसन को सॉरी बोल देगी, उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए। अनामिका ने एक वेटर को रोका और उससे पूछा, सुनिए, यहाँ मिस्टर एंड्रू वॉटसन कौन है? वेटर ने एक तरफ अपने हाथ से इशारा करके दिखाया और कहा, वो यहाँ सारे हैं। अनामिका ने देखा वहां 3 आदमी खड़े थे, उनमें से एंड्रू वॉटसन कौन था उस अभी भी पता नहीं चला था। अनामिका सीधे उन्हीं में से किसी से पूछने का सोचकर उस ओर बढ़ गई। अनामिका जिन लोगों के पास जा रही थी उनमें से एक मिस्टर वॉटसन दूसरा हर्षद और तीसरा रुद्र था। मिस्टर वॉटसन ने रुद्र से कहा, मिस्टर रुद्र, जो आप चाहते थे मैंने कर दिया है। अब प्लीज वो डेटा डिस्ट्रॉय कर दीजिए जो मेरी कंपनी का आपके पास मौजूद है। जरूर करेंगे मिस्टर वॉटसन, रुद्र सिंघानिया अपनी जुबान का पक्का है। आपने मेरा काम किया, अब मैं आपका काम करूंगा, आप बेफिक्र रहिए। रुद्र ने गिलास अपने मुंह से लगाते हुए कहा। उसके चेहरे पर एक रहस्य भरी मुस्कान थी जिसकी वजह केवल वही जानता था। रुद्र की बात सुनने के बाद एंड्रू वॉटसन उसी वक्त बैंक डोर से बाहर चले गए। ठीक उसी वक्त रुद्र को ढूंढती हुई अर्चना पार्टी में आई। उसने देखा रुद्र और हर्षद साथ खड़े थे और इस वक्त उनके आसपास कोई नहीं था। उसे रुद्र के करीब जाने और उसके आसपास रहने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला था। वैसे भी रुद्र कल शाम को वापस इंडिया जाने वाला था। अर्चना ने अपने बालों को बड़ी अदा से झटका और रुद्र की तरफ बढ़ने लगी। वहीं सामने दूसरी तरफ से आती अनामिका की तरफ उसने ध्यान ही नहीं दिया। अनामिका और अर्चना की रुद्र से दूरी बस कुछ कदमों की रह गई थी। अर्चना अनामिका से पहले रुद्र तक पहुंचने वाली थी कि अनामिका अपनी सैंडल की वजह से लड़खड़ाई और उसका हाथ बगल से जाते वेटर से टकरा गया और उस वेटर के हाथ में पकड़ी ट्रे जिसमें ड्रिंक से भरे गिलास रखे थे वो सब के सब अर्चना के ऊपर गिर गए। अर्चना अपने ऊपर ड्रिंक्स गिरती देख गुस्से से बिफर पड़ी। उसके सारे कपड़े खराब हो गए थे। वेटर डर के मारे सिर झुकाए गिलास के टुकड़े बटोर रहा था। आसपास के लोग उस तरफ ही देख रहे थे। अनामिका अपनी गलतियों का खामियाजा किसी और को हरगिज भुगतने नहीं देती थी और यहाँ तो उस बेटे की नौकरी का सवाल हो सकता था, इसलिए उसने जल्दी से अर्चना के सामने जाकर कहा, सॉरी मैम, आई एम रियली सॉरी। वो गलती से। अनामिका अपनी गलती के लिए माफी मांग ही रही थी कि तभी अर्चना ने चीखते हुए कहा, आर यू ब्लाइंड? अर्चना की आवाज से सब के सब मुड़कर उन दोनों की ओर देखने लगे। रुद्र ने भी मुड़कर उन दोनों की तरफ देखा। मैम, मैंने कहा ना कि गलती से हुआ है, मैं अपनी गलती के लिए। अनामिका बोल ही रही थी लेकिन अर्चना ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और उसकी बात काटते हुए बोली, कौन हो तुम? किसने अंदर आने दिया तुम्हें? तुम जानती हो तुम कहाँ हो और किससे बात कर रही हो? तुम 2 कौड़ी की लड़की किसके बीच खड़ी हो ये तक तुम्हें पता नहीं है और तुम मुझे सिखा रही हो कि तुमने मुझसे माफी मांगी है। पीछे खड़ा रुद्र अब तक सिर्फ शोर की वजह से उस तरफ देख रहा था, लेकिन इस बार उसके देखने की दिलचस्पी जैसे उस लड़की में थी जिसने इस पार्टी लायक कपड़े तो कहीं से नहीं पहने थे। वो बहुत ओल्ड फैशन नहीं लग रही थी लेकिन इतनी हाई क्लास भी नहीं लग रही थी। उसकी खूबसूरती बदली में छिपे चोंच जैसी थी जिसे ध्यान से देखे तो ही नजर आए। रुद्र एकटक अपने काले चश्मे के पीछे से उसे देख रहा था। उसे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्यों देख रहा है उसे। उसकी आंखों को ना जाने कौन सा सुकून मिल रहा था उस चेहरे को देखकर, जबकि उससे कहीं खूबसूरत चेहरे हमेशा उसके आसपास मंडराते रहते हैं। देखिए मैडम, आप बिना वजह बात को बढ़ा रही हैं। मैंने कहा ना। अनामिका को काफी बुरा लगा था जब अर्चना ने उसे 2 कौड़ी की लड़की कहा। इतने सारे लोगों के बीच वो उसे उसके कपड़ों की वजह से बेइज्जत कर रही थी। अनामिका को यहाँ आने के फैसले पर भी अफसोस हो रहा था। सीरियसली, मैं बात को बढ़ा रही हूँ। तुम हो क्या? हाँ, औकात क्या है तुम्हारी? तुम जानती हो इस ड्रेस की कीमत क्या है? अर्चना ने अपने कपड़ों को बड़े स्टाइल से छूते हुए कहा। तुम्हारी 1 साल की सैलरी इतनी नहीं होगी जितने की में ड्रेस है जिसे तुमने अभी अभी खराब किया है। बताओ, तुम पे करोगी अभी? निकाली पैसे? है तुम्हारे पास इतने पैसे? बोलो, तुम्हें तो शर्म भी नहीं है? इतना सुनने के बाद भी यही खड़ी हो? अर्चना ने कहा तो आसपास के कुछ लोग जो उसके जैसे ही विचार रखते थे वो हल्के से अनामिका पर हंसे। बाकी लोगों की तरह पास खड़ा रुद्र में सब ऐसे देख रहा था जैसे वो वहां होकर भी वही नहीं था। रुद्र की नजरें अनामिका के चेहरे पर ठहरी हुई थी। वो किन रूमालों में खोया था किसी को नहीं पता था। हे स्टाफ, समवन कम हियर, इधर आओ और इस लड़की को धक्के मारकर बाहर निकालो। तुम लोग बिना सोचे समझे किसी को भी जंदर कैसे आने देते हो?
अर्चना ने होटल स्टाफ को आवाज देकर बुलाया। ये क्या तरीका है आपका? आप क्या कर रही हैं? अनामिका आज चिल्लाने लगी क्योंकि अर्चना के कहने पर होटल स्टाफ उसे खींचते हुए बाहर ले जा रहा था। वो उसे बैंक डोर से लेकर जा रहे थे। अनामिका को इतने सारे लोगों के सामने धक्का मारकर वहां से निकाला जा रहा था। अनामिका अपनी इस बेइज्जती के लिए रुआसी हो गई थी। वहीं अर्चना अपनी ड्रेस साफ करने के लिए वॉशरूम चली गई। वहां खड़े रुद्र ने पूरा तमाशा देखा, लेकिन उसे जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसने स्टाफ को अनामिका को धकेलकर बाहर ले जाते हुए भी देखा पर कोई रिएक्ट नहीं किया। कुछ देर बाद वो हर्षद के साथ वहां से चला गया। अर्चना जब वॉशरूम से बाहर आई तो रुद्र वहां पर था ही नहीं। रुद्र को ना देखकर अर्चना को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसने रुद्र की नजरों में आने के लिए कितना कुछ किया, लेकिन सब बेकार गया। रुद्र ने एक बार भी उसकी तरफ देखा तक नहीं। अर्चना के दिमाग में अब अनामिका का चेहरा घूमने लगा। उसकी नजर में अनामिका ही असली वजह थी जिसने उसके इतने खूबसूरत दिन और ड्रेस को खराब किया था। Pray that we will never meet again, otherwise I'll kill you, अर्चना ने गुस्से में दांतों को पीसते हुए कहा। उसे इस वक्त अपना कोई सबसे बड़ा दुश्मन दिख रहा था तो वो बस अनामिका थी। अनामिका जब बाहर निकली तो उसकी मुलाकात मिस्टर वॉटसन से तो हुई, लेकिन उन्होंने उसे कल ऑफिस आने को कहा। अनामिका उस होटल से बाहर आ गई। बाहर निक्स उसे कार लिए ही मिल गया। वो उसी का इंतजार कर रहा था। निक्स ने उस होटल के पास ही एक रेस्टोरेंट में अनामिका से लंच के वक्त अपने दिल की बात एक बार फिर कही, लेकिन अनामिका ने उसे न सिर्फ साफ साफ मना कर दिया बल्कि अपने अंदर भरा गुस्सा थोड़ा निक्स पर उतार दिया। अनामिका को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसे इस इनकार के बदले एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। इंडिया, गुजरात। दूसरी तरफ निशांत अपराजिता के घर से आने के बाद अपने विला में आ गया था। शाम ढल चुकी थी। निशांत के दिमाग में बार बार मानसी का थप्पड़ घूम रहा था। निशांत इस बारे में अपने डेट को बता भी नहीं सकता था। अपने कमरे में अपने बेड पर लेटे निशांत ने अपनी आंखों को अपने हाथों से ढक रखा था। इस बीच उसकी आंख लग गई। सोते सोते निशांत एक सपना देख रहा था कि अनामिका उसके करीब आई है और वो उसकी हथेलियों को जो उसने आंखों पर रखी है उन्हें चूम रही है। अनामिका ने अब उसके माथे को चूमा, फिर उसके दोनों कानों पर प्यार से किस किया। फिर उसने निशांत के गालों को चूमा, फिर उसकी गर्दन को। निशांत नींद में ही काफी खुश हो रहा था। उसे लग रहा था कि वो एक सपना देख रहा है, लेकिन ये सब उसके साथ हकीकत में हो रहा था। बस उसे घूमने वाली अनामिका नहीं अपराजिता थी। अपराजिता एक बार फिर अपनी हद पार करने के इरादे से इतनी रात में 5 साल पहले बालीचो हरकत फिर दोहराने आई थी। इस बार जब अपराजिता ने निशांत के होंठों पर अपने होंठ रखे तो निशांत की एक झटके से आंख खुल गई। चैप्टर 13, वो रात एक बार फिर दोहराई जाए। नींद में निशांत की एहसास ही नहीं था कि वो जिसे सपना समझ रहा है वो हकीकत में उसके साथ हो रहा था और उसे चूमने वाली लड़की अनामिका नहीं अपराजिता थी। अपराजिता ने जब निशांत के लिप्स पर अपने लिप्स रखे तो सपनों में खोया निशांत उस जाने पहचाने स्पर्श को ना पाकर एक झटके से नींद से जाग गया। सामने अपराजिता को देखकर उसे अगले ही पल सब समझ आ गया। निशांत अपराजिता की बेहुदा हरकतों के बारे में सोचकर घृणा से भर उठा। बहुत नाराज हो मुझसे, अपराजिता ने निशांत के गाल को बड़ी अदा से छूते हुए कहा। निशांत अगले ही पल अपने बिस्तर से उतरकर खड़ा गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने गुस्से में चीखते हुए कहा। अपराजिता ने अपने टॉप के ऊपर पहना जैकेट उतारते हुए कहा, घर गई थी, पता चला तुम सुबह से घर नहीं गए, ऑफिस भी नहीं गए थे, तो मैं समझ गई कि तुम जरूर विला आए होंगे। अपराजिता बोलते बोलते निशांत के पीछे आकर खड़ी हो गई और अपने दोनों हाथ निशांत के कंधों पर रख दिए। उसके होंठ निशांत की पीठ को छूने ही वाले थे कि तभी निशांत ने उसका एक हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए अपने सामने ले आया। मैंने तुमसे पूछा यहाँ क्या कर रही हो, इसलिए सिर्फ उसका जवाब दो, समझ गई तुम? अपराजिता ने गुस्से से भरे निशांत को देखा। वो हल्के से मुस्कुराए और आगे बढ़कर एकदम से निशांत के सीने से जा चिपकी। उसने अपनी बाजुएं निशांत की कमर पर लपेट दी थी। तुम्हें मनाने के लिए वहीं होना पड़ेगा ना जहां तुम हो, बस इसलिए यहाँ चली आई। निशांत को अपराजिता का खुद से इतना चिपकना वैसे भी बर्दाश्त नहीं होता, ऊपर से जो कुछ आज दिन में हुआ था उसके बाद भी उसे अब अपराजिता से नफरत होने लगी थी। उसने अपराजिता को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए कहा, तुम सबसे पहले तो दूर हटो मुझसे, मेरे करीब आने की हिम्मत कैसे की तुमने? निशांत उसे दूर करने की कोशिश कर रहा था और अपराजिता अपनी पकड़ और कस दे रही थी। इस जोर जबरदस्ती के बीच निशांत अपराजिता को लिए हुए ही बेड पर गिर पड़ा। वो अपराजिता के ऊपर था। उसे अपराजिता की करीबी इस कदर चुभ रही थी कि वो एक पल भी उसके आसपास नहीं रहना चाहता था।
निशांत ने बेड पर गिरते ही जब उठने की कोशिश की तो अपराजिता ने अपने दोनों पैर उसकी कमर पर लपेट दिए। उसकी हरकतें निशांत का न सिर्फ गुस्सा बढ़ा रही थी बल्कि उसकी नफरत को और हवा दे रही थी। निशांत ने गुस्से से तमतमाते हुए उससे पूछा, आखिर तुम करना क्या चाहती हो? इन सब फालतू बातों में वक्त खराब मत करो निशांत, अपराजिता ने कहा और निशांत के चेहरे को अपनी दोनों हथेलियों में भर लिया। निशांत, सुबह जो भी हुआ उसे भूलकर हम इस रात को खूबसूरत बनाते हैं। अपराजिता की बात सुनकर निशांत और चिढ़ उठा। उसने उसके दोनों हाथ पकड़े और उन्हें बेड पर दबाते हुए कहा, इसके अलावा तुम्हें आता क्या है? 5 साल पहले भी तुमने मुझे कुछ नशीला पिलाकर यही सब किया था। तब मैं होश में नहीं था, लेकिन आज तुम फिर उसी हद को पार करने की कोशिश कर रही हो। मुझसे जितना दूर रहोगी उतना अच्छा है, समझ गई तुम? निशांत ने ये कहकर एक झटके से अपराजिता को छोड़ा और बेड से उठ गया। वो गुस्से से उबलता हुआ दरवाजे तक पहुंचा ही था कि अपराजिता ने कहा, हाँ, उस दिन तुम्हारे नशे में होने का फायदा उठाया था मैंने, लेकिन आज मैं तुम्हारा कोई फायदा नहीं उठा रही। मैं तो तुम्हारे साथ मिलकर इस रात को खूबसूरत बनाने आई हूँ। 5 साल हो गए निशांत उस रात को गुजरे। तुम नशे में थे लेकिन मैं उस रात होश में थी। मैं जानती हूँ तुम्हें क्या चाहिए। एक और रात होशो हवास में गुजार कर तो देखो, तुम अनामिका को ऐसे भूल जाओगे जैसे वो कभी तुम्हारी जिंदगी में थी ही नहीं। अपराजिता का इतना कहना भर था कि निशांत एक झटके से पीछे पलटा। अपराजिता उसके पीछे ही खड़ी थी। वो अपने शरीर के अधिकतर कपड़े उतार चुकी थी। निशांत ने सीधा उसका गला पकड़ लिया। अगर दोबारा अपनी गंदी सोच से अनामिका की बराबरी करने का सोचा भी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निशांत ने एक झटके से अपराजिता को छोड़ा और वापस जाने के लिए मुड़ा, पर कुछ ख्याल आते ही वो फिर से अपराजिता की तरफ पलटा और उस पर तंज कसते हुए बोला, एक बार खुद को देखो, अनामिका कभी ऐसा नहीं करती। ये कहकर निशांत वहां से निकल गया। अपराजिता एक बार फिर अपमान की आग में जल रही थी। एक बार फिर निशांत के शब्दों ने उसे अनामिका से कमतर बताया था। न्यूजीलैंड। अगली सुबह अनामिका निक्स के साथ वॉटसन्स ग्रुप ऑफ कंपनी के ऑफिस में खड़ी थी। आज उसकी मुलाकात सीईओ एंड्रू वॉटसन से हो गई थी। अनामिका को बताना पड़ा कि वो ये जॉब जब नहीं कर सकती क्योंकि वो हमेशा के लिए इंडिया शिफ्ट हो चुकी है। उसने अपना रेजिग्नेशन लेटर प्रॉपर रीजन के साथ दिया और वहां से निकल आई। उसके कुछ पुराने दोस्त उसके साथ कुछ वक्त बिताना चाहते थे, इसलिए अनामिका निक्स और बाकी लोगों के साथ एक रेस्टोरेंट गई थी। सुबह से शाम तक का सारा वक्त उसने उन्हीं लोगों के साथ बिताया। शाम को निक्स ने कहा कि वो उसे एयरपोर्ट तक ड्रॉप कर देगा। अनामिका निक्स के साथ एयरपोर्ट के लिए निकली थी। आधा रास्ता गुजरने के बाद अनामिका ने देखा कि गाड़ी एयरपोर्ट की तरफ नहीं जा रही है। निक्स, हम किस तरफ जा रहे हैं? ये तो एयरपोर्ट का रास्ता नहीं है। अनामिका ने कहा। उसको हल्की घबराहट होने लगी थी, लेकिन उसने अपनी घबराहट को जाहिर नहीं होने दिया। उसे एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी, जैसे कुछ गलत होने से पहले महसूस होती है, लेकिन उसने खुद का वहम और शक समझकर सब इग्नोर कर निक्स से पूछा तो उसने कहा, सॉरी अनामिका, वो मैं तुम्हें बताना भूल गया। एक्चुअली मुझे इस तरफ एक जरूरी काम है। वहां से आगे का रास्ता भी एयरपोर्ट की तरफ जाता है। तुम्हें थोड़ा सा लेट होगा, पर तुम वक्त पर एयरपोर्ट पहुंच जाओगी, आई प्रॉमिस। निक्स ने अपने गले पर चिकोटी काटते हुए कहा। तो अनामिका उससे फिर कुछ कह नहीं पाई। रुद्र की फ्लाइट भी आज शाम की थी। वो अपनी ऑफिस टीम के साथ एयरपोर्ट के लिए निकल चुका था। उसके साथ हर्षद, मीनाक्षी और 2 लोग और थे। जाते वक्त जिस रास्ते से वो जाने वाले थे उसी रास्ते में वो जमीन पड़ती थी जो रुद्र की कंपनी ने हाल ही में खरीदी थी। उन्हें एयरपोर्ट तक ड्रॉप करने के लिए अर्चना भी जा रही थी। लंबी सी सड़क के किनारे एक खाली पड़ी जमीन के पास एक साथ 5 गाड़ियां आकर रुकी। आखिरी गाड़ी से सबसे पहले धड़धड़ाते हुए रुद्र के बॉडीगार्ड्स उतरे। उन्होंने उतरते ही रुद्र की गाड़ी को घेर लिया। उसके बाद रुद्र अपनी गाड़ी से उतरा और दूसरी गाड़ी से हर्षद, मीनाक्षी और बाकी लोग उतरे और तीसरी गाड़ी से अर्चना अपनी असिस्टेंट के साथ बाहर निकली। अर्चना को मौका तो हमेशा ही चाहिए था रुद्र के आसपास रहने का। इस वक्त रुद्र को उस जमीन के बारे में कुछ भी बताना और समझाना उसी का काम था। वो रुद्र को बड़े आराम से हर एक चीज समझा रही थी, लेकिन रुद्र का ध्यान अर्चना की बातों में ना होकर इधर उधर था। सब लोग इस वक्त उसी जमीन पर खड़े थे। सर, हमारी कंपनी नए प्रोडक्ट की मशीनरी पहली बार यही लगाने वाली है। यहाँ हमारी कंपनी की मल्टीटास्किंग बिल्डिंग बनने वाली है। अर्चना हर तरफ इशारा करते हुए एक एक चीज जानबूझकर बता रही थी ताकि वो ज्यादा से ज्यादा वक्त रुद्र के साथ बिता सके। रुद्र की फ्लाइट में अभी काफी वक्त था, ये बात अर्चना को पता थी। वो क्या है?
अचानक रुद्र ने एक टिन शेड की तरफ इशारा करते हुए पूछा। सत की निगाहें उस तरफ गई। उस तरफ टिन शेड जैसा एक स्ट्रक्चर था। ना जाने क्यों वक्त की कमी और जरूरी कामों के होते हुए भी रुद्र को उस तरफ इतनी रुचि हो रही थी कि अर्चना से बात करते हुए भी उसका ध्यान उस टिन शेड पर ही जा रहा था। सर, वो किसी और की जमीन है, अर्चना ने कहा। रुद्र के सवाल में उसे ये एहसास करा दिया था कि वो उसकी किसी बात को सुन ही नहीं रहा है। अर्चना के कहने के बावजूद रुद्र के कदम उस ओर बढ़ गए थे। उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा था, जैसे उसका उस तरफ जाना जरूरी हो, उसके ना चाहते हुए भी। सर, आप वहां क्यों जा रहे हैं? हमें इस बारे में सोचना चाहिए, अर्चना ने पीछे से आवाज देते हुए कहा। रुद्र के बॉडीगार्ड उसके साथ ही चल रहे थे। रुद्र ने अर्चना को पूरी तरह इग्नोर किया और सड़क के दूसरी तरफ कुछ दूरी पर बने उस टिन शेड की ओर बढ़ने लगा। अर्चना भी अब थक हार कर उसके पीछे आने लगी। कुछ कदम और चलने के बाद रुद्र अब उस टिन शेड के सामने खड़ा था। उसने टिन शेड के उस दरवाजे को हल्के से धकेल कर खोला। अंदर एक तरफ जानवरों को खिलाए जाने वाला चारा रखा था। टिन की सुराखों से हल्की बाहर की रोशनी आ रही थी, लेकिन उस ढलती शाम में वो रोशनी काफी नहीं थी भरपूर उजाले के लिए। वहां आते ही रुद्र को अचानक अजीब सा लगा। ऐसे लगा जैसे वो बेहोशी में चल कर आया हो और अब उसे ख्याल आया कि वो यहाँ किस लिए आया है। रुद्र बिना बोले पलटने ही वाला था कि उसका दिल किया कि वो एक बार उस टिन शेड के अंदर झांक ले। रुद्र अपनी इच्छा को दबा नहीं पाया और जब उसने हल्के से आगे बढ़कर टिन शेड के अंदर झांका तो एक पल के लिए उसकी धड़कनें बंद हो गई थी। टिन की दरारों से सड़क पर लगी स्ट्रीट लैंप की रोशनी छनकर अंदर आ रही थी। उस रोशनी में रुद्र ने एक चेहरा देखा, एक लड़की जिसकी आंखें बंद थी और बस उसकी बंद आंखें ही उस रोशनी में नजर आ रही थी। रुद्र अगले ही पल तेजी से अंदर घुसा और सबसे पहले अपने फोन की फ्लैश लाइट जलाई। उसके सामने एक लड़की बेहोश पड़ी थी। उसके हाथ पैर रुमाल से बंधे थे और मुंह में भी कपड़ा ठूंसा हुआ था। ये और कोई नहीं, अनामिका थी। रुद्र ने जल्दी से अनामिका के हाथ पैर खोले और उसके मुंह से कपड़ा हटाया। बाहर बेसब्र होती अर्चना रुद्र के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। अगले 10 सेकंड बाद ही रुद्र अपने एक बॉडीगार्ड के साथ बाहर आया। इस वक्त उसकी गोद में एक लड़की थी। अर्चना की आंखें पहले हैरानी से फटी थी और अब गुस्से से और जलन से लाल हो रखी थी। ये लड़की एक बार फिर मेरे सामने आ गई। पहले इसकी वजह से मेरी इतनी खूबसूरत ड्रेस खराब हो गई। मैं रुद्र से ढंग से बात भी नहीं कर पा रही हूँ और आज ये फिर सामने आ गई। अर्चना मन ही मन बड़बड़ाए। सर, ये लड़की कौन है और इसे हुआ क्या है? हर्षद ने पूछा। हर्षद के सवाल पर रुद्र को ऐसा लगा जैसे वो जानता हो कि वो कौन है, लेकिन उसके पास खुद जवाब नहीं था। उसने कहा, पता नहीं, ये बेहोश है। किसी ने इसे यहाँ बेहोश करके बांध कर रखा था। इसके शरीर पर कहीं भी चोट के निशान नहीं दिख रहे हैं। मुझे लगता है ये हमें सही वक्त पर मिल गई, रुद्र ने कहा और अनामिका को एक बेंच पर लिटा दिया। डॉक्टर को बुलाना होगा, रुद्र ने कहा ही था कि तभी हर्षद ने फिर पूछा, सर, लेकिन आपको कैसे पता चला कि यहाँ कोई लड़की है? जो सवाल हर्षद ने पूछा, इसी का जवाब तो खुद रुद्र के पास नहीं था। उसे आखिर क्यों लगा था कि उसे इस तरफ आना चाहिए? पता नहीं, शायद ऐसे ही चला आया था, कहकर रुद्र अपनी कार की तरफ बढ़ते हुए बोला, इसे किसी डॉक्टर को दिखा दो और ये होश में आए तो पुलिस स्टेशन ले जाना। रुद्र ये कहकर आगे बढ़ गया। पीछे अर्चना अनामिका के पास ही थी। रुद्र इमोशंस के इन झमेलों में नहीं पड़ना चाहता था। वो जो अभी महसूस कर रहा था वो उसके लिए बेफिजूल था। रुद्र अपनी गाड़ी में बैठा और चला गया। उसके जाने के बाद अर्चना भी वापस चली गई थी। कुछ देर बाद अनामिका को होश आया तो उसने खुद को एक बेंच पर लेटा पापा। उसके पास एक लड़की खड़ी थी, साथ ही एक आदमी भी। वो लड़की अर्चना की असिस्टेंट थी। तुम्हें होश आ गया? उस लड़की ने कहा तो अनामिका अपना सिर पकड़े उठकर बैठ गई। मैं यहीं कैसे और आप कौन हैं? अनामिका ने पूछा तो उस लड़की ने अनामिका की हालत का जायजा लेते हुए कहा, तुम ठीक हो अभी? क्या तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है? मैं ठीक हूँ, बस मुझे थोड़े चक्कर आ रहे हैं, अनामिका ने कहा तो उस लड़की ने कहा, देखो तुम हमें बेहोशी की हालत में मिली थी, क्या तुम्हें कुछ भी याद है? अनामिका ने उस लड़की की बात पर ध्यान दिया तो उसे अचानक सब याद आ गया और उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। एक बार फिर उसके साथ धोखा हुआ। किसी को अपना समझ बैठने की भूल उसे फिर महंगी पड़ने वाली थी। वो निक्स के साथ एयरपोर्ट जा रही थी। रास्ते में निक्स ने उससे कहा कि वो किसी जरूरी काम से उस तरफ जा रहा है और आधे रास्ते बाद निक्स ने उसके मुंह पर एक रुमाल रख दिया था। उसे ये याद था कि निक्स ने उसके बाद उसके हाथ पैर बांध दिए थे, लेकिन फिर क्या हुआ उसे ये याद नहीं। तुम्हें पुलिस स्टेशन चलना चाहिए,
तुम्हें कुछ भी याद है तो तुम चलकर अपना बयान लिखता दो। अनामिका ने सिर मां में हिलाया और उस लड़की से कहा, क्या आप मुझे एयरपोर्ट छोड़ देगी? मेरा सामान यहीं कहीं पड़ा होगा। मेरी आज इंडिया जाने की फ्लाइट है। मेरा जाना जरूरी है। ये कहते वक्त अनामिका की आंखें भर आई थी। वो अब एक पल भी वहां रुकना नहीं चाहती थी। उस लड़की ने साथ रुके आदमी की मदद से अनामिका का सामान उस टिन शेड के पीछे से ढूंढ लिया और अनामिका को एयरपोर्ट छोड़ आए। अगली सुबह इंडिया पहुंचने तक एक पल ऐसा नहीं गया था जब अनामिका की आंखें भीगी ना हो। वो इस सफर को कभी भूल नहीं पाएगी। एक बार फिर उसकी नफरत एक कदम और आगे बढ़ चुकी थी। 5 साल पहले वाली रात जो उसकी यादों में उसकी आत्मा में हमेशा ताजा रहती थी, आज वही रात एक बार फिर दोहराई जाने वाली थी। विहान की वजह से वो जल्दी में वापस इंडिया जा रही थी, वरना वो उसे सबक जरूर सिखाती। उसने सोच लिया था कि वो एक बार फिर वापस लौटेगी और निक्स को हवालातों के पीछे जरूर डलवाएगी। इंडिया, भोपाल, सिंघानियाज हाउस में रुद्र ने पूरे 7 दिन बाद कदम रखे तो उसकी छोटी बहन मालविका किसी तितली की तरह उसके पास आ रुकी। भैया आप आ गए। मैं आपका इंतजार कल से कर रही हूँ ताकि आपको याद दिला सकूं कि आपने हमें गुजरात जाने की परमिशन दी थी, इस शर्त के साथ कि हम पहले अपने असाइनमेंट्स पूरे करेंगे। हम अपने असाइनमेंट कंप्लीट कर चुके हैं। मुझे याद है और चले जाना तुम लोग जब तुम चाहो, रुद्र ने कहा और अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। मालविका उसके पीछे पीछे जाने लगी तो दरवाजे तक पहुंचकर रुद्र ने कहा, अब क्या है मालविका? रुद्र को सफर की हल्की थकान थी। वो थोड़ी देर आराम करने के बाद ऑफिस भी जाने वाले था। ऐसे में मालविका के सवाल उसे परेशान कर रहे थे। मालविका ने रुद्र का थका हुआ चेहरा देखा और बच्चों सा मुंह बनाकर बोली, भैया हम आपके बॉडीगार्ड के साथ नहीं जाएंगे। हम लोग एंजॉय नहीं कर पाते हैं। जब आसपास कोई होता है तो वहां हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सच में। अच्छा ठीक है, और अब मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे थोड़ी देर आराम करना है। ठीक है, रुद्र ने कहा तो मालविका ने किसी बच्चे की तरह सिर हाँ में हिला दिया। रुद्र अपने कमरे में चला गया तो मालविका ने मन ही मन कहा, अब डीएनए टेस्ट तो होकर रहेगा। आप लोग वीडियो तो देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज यार मेरे इस चैनल को सपोर्ट करे, सब्सक्राइब करे और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करे।